प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आज पुनः 4 जून को जो परिणाम आया भारत में भी, झारखंड में भी, हजारीबाग में भी, तो सर ये जो चुनाव का परिणाम आया हजारीबाग में, तो हम लोग जीत गए, बहुत बेहतर तरीके से जीते और आपका संकल्प भी पूरा हुआ कि जसवंत बाबू का फेयरवेल हो गया। सर आप कोई सब बातों पर सुनेंगे, हम लोग झारखंड की भी समीक्षा सुनेंगे, बिहार में भी क्या हुआ सुनेंगे, मगर सर जो ये देश का रिजल्ट आया तो इन तमाम स्थानीय बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मगर सर देश में जो परिणाम आया एकदम आशा के विपरीत आया सर। ये कहाँ एक बार हम लोग सुन रहे थे कि अब की बार 400 पार, और सारे लोग अपनी गाड़ी में लिख के चल रहे थे कि मैं मोदी का परिवार हूँ। दूसरी तरफ मोदी की गारंटी चल रही थी, तो सर मोदी की गारंटी 400 पार, मोदी का परिवार, ये सर रिजल्ट से तो नहीं लगता है। आप बड़े पैमाने पर इसको पॉलिटिकल साइंस के आदमी हैं, जानते हैं सर, तो क्या अचानक ऐसा हुआ कि ये 400 पार का नारा साइनिंग इंडिया और कॉर्पोरेट बॉम्बिंग टाइप का रह गया 2004 में जैसे हुआ था। तो हमको लगता है कि जैसे खुशफहमी में हम लोग जिए थे 4 में साइनिंग इंडिया वाला, वही 400 पार कहीं साइनिंग इंडिया के आसपास तो नहीं ले गया भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट। आपकी क्या राय है सर? आज के गपशप में हम जरा इसको जानना चाहेंगे सर, संक्षेप में। सुबोध जी, आप विस्मृत कर गए हैं। आप जब ये बना रहे थे यूट्यूब का, तो मैंने पहले ही कहा था कि 400 पार एक नारा है मोदी के द्वारा, हम इसको अचीव नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपको कही थी, आप यूट्यूब निकाल के देख लिए, सुन लीजिए। लेकिन हम जो अपेक्षा कर रहे थे, उस अपेक्षा में हमको 30 से 40 सीट कम आया है। आप क्या उम्मीद किए थे सर? हम उम्मीद किए थे कि 300 कुछ सीट्स हम लोगों को आएगा, जिसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसा अनुमान था? ऐसा अनुमान था। फिर अनुमान से विपरीत अभी तो हमको लगता है। देखिए, अनुमान से कम आना को अगर अभी हम एनालाइज करते हैं जी, तो हमको बहुत सारा कारण इसमें मिलता है। इसमें हमारी अपनी गलती भी सामने आ चुकी है। इसमें हमारे नेताओं का किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा करके चलना, निर्भरता हाँ, पूरा भरोसा करके या उस पर निर्भर होकर के चुनाव लड़ना, ये हम लोगों की भारी गलती है सर। बनारस वगैरह हम गए थे। दूसरी बात और सुन लीजिए, हम लोगों ने अपने विपक्षियों को भी नजरअंदाज किया। हाँ। उनके हम लोग जो कुचक्र वो लोग चल रहे थे, उसकी काट हम लोगों ने तैयार नहीं की। इस बार वो लोग सर भ्रम जाल में पूरी दुनिया को फंसाए। जैसे 400 पार का नारा आया तो वो लोग चला गया दलित बस्ती में और कहा कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये संविधान सिर्फ आपके लिए बनाए थे, और ये 400 पार इसलिए चाहते हैं मोदी जी कि आपका संविधान बदल दे। आप देखिए, अगर राहुल गांधी एक छोटा सा संविधान पॉकेट में रखते थे, दिखाते थे कि देखिए ये संविधान बदलने जा रहे हैं, और संविधान बदलने के लिए 400 मांग रहे हैं, तो जो 400 पार ये संकल्प जगाने के लिए लिए थे, वो 400 पार उन लोग नेगेटिव में ले गया। और हमारे कार्यकर्ता सर कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास हो गया कि अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत तो जोगी और मोदी कर रहे हैं, तो मोदी का मेहनत और जोगी का मेहनत में हमको गाड़ी में चढ़ के घूम लेने से भी काम चल जाएगा। तो डोर टू डोर जो पहले संघ के कार्यकर्ता ही निकलते थे, देखिएगा कि घर घर जाते थे, हर जिले में समन्वय की बैठकें होती थी। इस बार कहाँ समन्वय की कोई बैठक हुई? हजारीबाग में नहीं हुई। तो समन्वय की बैठक में होता था कि जो आनुषंगिक संगठन हैं, विद्यार्थी परिषद, किसान मोर्चा, दुर्गा वाहिनी, तो विश्व हिंदू परिषद, तो बजरंग दल, तो विद्या मंदिर, सारे हजारों कार्यकर्ता को 2-2 बूथ दिया जाता था। हजारीबाग में 1000 कार्यकर्ता थे आनुषंगिक संगठन के, उनको 2-2 बूथ दिया जाता था, 2000 बूथ हाथ में आता था कि आप वहाँ वोट कराइए। तो देखिएगा कि जो संघ की विचारधारा की या भाजपा विचारधारा के लोग थे, इस बार शिथिल थे, और भाजपा की टिकट ले आने वाले लोग इस गलतफहमी में थे कि बस सिंबल ले आए, और बाकी मेहनत तो मोदी जी और जोगी जी करेंगे। तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की शिथिलता हर जगह देखने को मिली सर।
और ये लगभग 2004 वाली गलती का रिपीटेशन है। देखिए, आप लोग जो इस गलती को जो निर्देशित कर रहे हैं, ये गलतियां तो हुई ही, भयानक गलती है सर। लेकिन इसके अलावे जो भयंकर गलती हुई है वो देखिए, आपको इसको इस रूप में देखना होगा कि हिंदू समाज जिसको हम कहते हैं जी, उसमें जाति पाति का नहीं अविकसित अल्प विकसित समाज भी है, जिसके अंतर्गत दो लोग हैं, एक जिसको हम एससी कहते हैं, एक जिसको हम एसटी कहते हैं। आप इस बार के चुनाव को देखिए, आर्थिक रूप से जो नहीं, कमजोर आप लोग जो है इस बार के चुनाव को देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे विरोधियों ने सबसे ज्यादा बरगलाया दो कम्युनिटी को, एसटी एससी को, जबकि मोदी जी करते रहे उनके लिए। करिए, देखिए ये बरगलाया उन लोगों को, इसका परिणाम ये विदेशी षड्यंत्र भी था। और झारखंड खास करके आप देखिए, फंडिंग भी थी, विदेशी फंडिंग था ही। और झारखंड में आदिवासी, गैर आदिवासी, क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन जो की भावना पैदा की गई। उसके अलावे सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं मायावती के स्टेटमेंट से कि अब हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। मायावती, हाँ, मायावती का जो है ये स्टेटमेंट आया। ये साबित करता है कि इन लोगों ने मुसलमानों को तो पहले से ये लोग बरगला करके रखे हुए हैं, क्रिश्चियंस को ये पहले से बरगला करके रखे हुए हैं। अब इन लोगों ने उसमें दो और जोड़ दिया, एसटी और एससी। इससे एक बहुत बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था या मायावती का वोटर था, वो सारे वोटर चले गए विपक्षी की ओर। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, जहां उनकी संख्या अधिक है। महाराष्ट्र अभी है, कभी महाराष्ट्र मांगा गया था। तो देखिएगा सर कि ये जो इंडी अलायंस वाले थे, संविधान बदलने का झूठा नारा, योगी जी को यूपी से हटाया जा रहा है, झूठा नारा, एसटी एससी का जो है आरक्षण छीन लिया जाएगा, झूठा नारा। तो झूठ को जमीन पर बैठाना और रुपया भी खर्च करना, ये दो उन लोग यूज कर रहे थे। और उस काम में हमारे कार्यकर्ता शिथिल थे। अगर जमीनी कार्यकर्ता बताते भी थे अपने नेताओं को, तो केंद्रीय नेतृत्व तक इसकी सूचना दी नहीं जाती थी। बीच के जो बिचौलिए हमारे नेता थे, उसको छुपा जा रहे थे, जमीन की जो बीमारी थी उसको। तो ये जमीनी बीमारी अपने श्रेष्ठ नेताओं से छुपा कर हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो बिचौलिए थे, जो बहुत बाहर बाहर से आ जाते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में, सच्चाई को छुपाए। आप लोग इसको देखिए, आप मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिक के आधार पर इस चीज को आप समझिए। झारखंड की बात एक पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ। देखिए, झारखंड में 26 से 28% एसटी की आबादी है और 12 से 13% एससी की आबादी है। तो कितना हो गया? 40% हो गया। और 12 से 14% मुस्लिम आबादी है। कितना हो गया? 55% को भाजपा से इन लोगों ने अलग कर दिया था। इतना खूब प्रचार किया, हर तरह का हथकंडा अपनाया गया, उनके हर कमजोरी से फायदा इन लोगों ने उठाया, जिसकी काट भाजपा नहीं कर सकी। पहले तो एक ही वर्ग था, मुस्लिम और क्रिश्चियन, जो भाजपा के विरुद्ध में वोट करते थे। दलित को, अब दलित और ये आदिवासी, इन लोगों को भी हम लोगों से काट दिया। तो इसका प्रभाव चुनाव के ऊपर उन क्षेत्रों में हुआ है जो आदिवासी और शेड्यूल एससी का क्षेत्र है। दूसरी बात जो हुई, आप इस चीज को एनालाइज कीजिए कि जहां वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा, 2019 के जैसा रहा है जी, वहां भाजपा जीती है जी। ये बात आपको याद होगा कि हजारीबाग में जितनी भी बैठक हुई, मैं एक ही बात कर रहा था हमेशा, वोट परसेंट बढ़ाओ, वोट परसेंट बढ़ाओ, वोट परसेंट बढ़ाओ। और हम लोगों ने हजारीबाग में या झारखंड में जहां जहां इस चीज को हम लोगों ने किया, वोट परसेंटेज बढ़ाया या उसको यथास्थिति बना के रखा, 1919 वाला, 2019 वाला, वहां हम लोग जीत गए। एक बात सर, और
इस बार भाजपा से एक और गलती हुई कि भारतीय जनता पार्टी की जगह मोदी शब्द का इस्तेमाल होता, तो भाजपा का नाम छुपा के आप योगी का, अमित शाह का और मोदी की पार्टी बना दीजिएगा, तो भाजपा के जो इंटेलेक्चुअल वोटर हैं उनको दुख होता था। तो कहीं न कहीं व्यक्तिवाद का जो आरोप लगा कि मोदी की गारंटी, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी आगे हो जाना और भाजपा का नाम पिछड़ जाना, ये भी कहीं न कहीं पूर्व वोटर को प्रभावित किया। देखिए, कुछ ना कुछ प्रतिशत, ये भी प्रभाव, देखिए इंटेलिजेंसिया जो है, बुद्धिजीवी को हम लोग मानते हैं कि अरे ये लोग क्या, ये मुट्ठी भर है। ये भी कहते हैं कि अरे ये तो वोट भी देने नहीं जाता है, ये क्या कर लेगा। तो ये बात सोचना गलत है। ये एक वातावरण का निर्माण करता है। और उतना ही नहीं सर, आप देखिए कि जो दूसरे दल से आए हुए लोग थे उसको भाजपा ने बहुत प्रश्रय दिया। अब मान के चलिए सीता सोरेन हो या गीता कोड़ा हो, एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो वहाँ जो पुराने कार्यकर्ता हमारे 50 साल से हैं, तो उससे आप कैसे उम्मीद कीजिएगा कि सीता सोरेन या गीता कोड़ा के लिए उतना ही समर्पित होगा। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी देश स्तर पर आप खास करके देखिए यूपी, राजस्थान, हरियाणा और बंगाल, इन जगहों से जो हमारी पार्टी पिछड़ी है, ये 303 से 240 का जो नौबत है, तो इसमें कहीं न कहीं यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल का, झारखंड में भी हुआ है कि आप बाहर से आए हुए लोगों को प्रश्रय दिए, तो स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वर्कर है उसको कहीं की उपेक्षा फील होगी। ये बात आप समझ लीजिए। हम लोग एक और नारा पहले दिए थे, सोशल इंजीनियरिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इस बार हमारा सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल फेल कर गया। अरे सर, यूपी में साक्षात उदाहरण है कि अखिलेश सर, उनकी जो उम्मीदवारी है देख लिया और उसके अनुसार वो जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए जो बनाया था, तो वो टिकट बना है पिछड़ा को, दलित को, अल्पसंख्यक को देख के, और हम लोग उस इंजीनियरिंग को समझ नहीं सके। उस पर उन लोग का झूठ का साम्राज्य कि संविधान बदल देंगे, तो ये करेंगे, तो जोगी को हटा देंगे। घर के जोगी जोगड़ा, जो ये कहावत है ना, कि बाहर का लोग को हम लोगों ने समझ लिया अपने लोगों से उत्तम, और उसको आयातित लोगों को हम लोगों ने प्रश्रय दिया। और जब से आयातित लोगों को भाजपा में प्रवेश मिलना शुरू हुआ है, तब से अब संस्कार का विकास हुआ। हाँ, अब संस्कार का विकास हुआ, संगठन चकनाचूर हो चुका है। और सर, सबसे बड़ी बात कि जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बोले कि अब भारतीय जनता पार्टी समर्थ हो गई है, इसको किसी आरएसएस की वैसाखी की जरूरत नहीं। मैंने मजबूत स्वावलंबी होने का उदाहरण दी। इससे देखिएगा कि आरएसएस के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर इस बार शिथिल थे। नहीं, ये तो जबकि हमारे नहीं स्टेटमेंट देना चाहिए। सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मातृ संस्था आरएसएस अनुसांगिक संगठन है। ये खुद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विद्यार्थी परिषद में रहे हुए हैं, और उनको ये बात पता है। बूथ पर सर जो एक्टिविटी आरएसएस की होती थी, आप देखिएगा कि 1 बजे 2 बजे बजते हजारीबाग के या कहीं के भी बूथ हमारे जो हिंदू बहुल बूथ थे वो खाली हो गए, और जो मुस्लिम बहुल बूथ थे वो 5 बजे तक लाइन लगा रहा। काहे? ये संघ का स्वयंसेवक उनको निकालता था, और इस बार वो कहीं न कहीं मौन था। सर, आप गौर कीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो हल्ला उड़ा दिए केजरीवाल, 2 क्वेश्चन केजरीवाल जेल से छूटते के साथ दिए कि इस बार अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे, और दूसरा दिए कि इस बार योगी जी को यूपी से हटाया जा रहा है। तो अमित शाह का ये जो झूठ था, सरासर झूठ था। तुरंत पार्टी ने 1 घंटे बाद मीटिंग की, और मीटिंग करके कहा कि अमित शाह नहीं, मोदी हमारे नेता रहेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दिया गया 1 घंटे में। मगर जो केजरीवाल का दूसरा झूठ था कि योगी को उत्तर प्रदेश से हटाया जा रहा है, इसका जवाब चुनाव के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसका फायदा उठा लिया उत्तर प्रदेश में उन्होंने। आज जो बहुमत से हम 30-35 सीट पीछे हैं, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से चला गया। देखिए, अब इस बात को आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश, ये सब जानते हैं कि केंद्रीय सरकार के गठन में उत्तर प्रदेश की ही भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहती है। और नहीं, इस बात को आप सुन लीजिए। इन लोगों ने एक चीज को उसको बैलेंस करने के लिए किया, मोदी जी को ला करके यूपी से चुनाव लड़ाया गया है। तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वो चुनाव जीते हैं। देखिए, इस बात को समझिए कि हम लोगों ने उसके इम्पोर्टेंस को समझा था। मोदी जी ने समझा था कि हमको यूपी से लड़ना चाहिए, तभी हमको, जब यूपी से सीट आएगा तभी हम प्रधानमंत्री बनेंगे।
लेकिन इस बार क्या किया गया कि यूपी को जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन था उसके ऊपर में पता नहीं कहां से कौन कैंडिडेट सेलेक्ट करके लाया। मोदी जी की बात चली, योगी जी की बात चली, योगी जी या 31 लिस्ट दिए थे, या नहीं, या अमित शाह की बात चली। ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये तो बताया जा एक सूचना हम सुने थे कि योगी जी 31 उम्मीदवारों को हटाने की सूची दिए थे, उसमें 24 उम्मीदवार हूबहू रख दिया गया और आज वो सारे हार गए और योगी जी को इंटरनेशनल बना दिया गया। अगर योगी जी पूर्णतः यूपी पर होते तो पूरा जीतते, मगर उनको बाहरी उम्मीदवार, बाहरी कार्यकर्ता यूपी पहुंच गए और योगी जी इंटरनेशनल भाषण में चले गए, तो नतीजा वो नेतृत्व की कमी रही। ऐसा है सुबोध जी, आप समझिए भारतीय जनता पार्टी में मोदी के जी के बाद एक और व्यक्तित्व का उभार हुआ, योगी के रूप में। तो ये क्लैश ऑफ पर्सनालिटी को तो लोगों ने नहीं बना दिया ये राजनीति का मुद्दा। हो सकता है ये आंतरिक रूप में भी हमको लगता है कि आंतरिक रूप में भी कहीं ये गड़बड़ी तो नहीं, ये किसी पॉलिटिक्स का ही नियम है कि जब आपका किसी का पर्सनालिटी ग्रो करना बढ़ता है तो उसको लोग जो है नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हो सकता है सर, कोई बड़ी बात अगर नहीं। ये पॉलिटिक्स अगर हुआ होगा तो उसके कारण भी हमें यूपी में जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और अभी जो है कुछ दिन के बाद आप देखिएगा यूपी के हार का उत्तरदायित्व जो है योगी के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो ये साबित करेगा कि वास्तव में उसके पर्सनालिटी को कट ऑफ करने के लिए ये काम किया जा रहा है। असल बात सर, योगी जो हैं दल को लगा होगा कि इस बार देश से 100 सीट ऊपर बढ़ ही रहा है, यहाँ 10-20 गांठ भी जाएगा तो कांटा भी निकल जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। और योगी को जैसे वो तो अब स्टार प्रचारक हो गए और वहाँ विपक्ष के लोगों ने अपना झूठ फैलाने में कामयाबी हासिल कर ली। देखिए अयोध्या हम हार गए, मोदी जी 1,52,000 वोट से जीते और स्मृति ईरानी हार गई, राहुल गांधी इतना अंतर से जीत गए। तो ये सब लगता है कि मोदी जी, योगी जी जो देश के भ्रमण में चले गए उस समय उनकी जमीन को कमजोर किया गया। बात नहीं, देखिए कुछ दल वाले कुछ बार वाले नहीं, ये बात आप मान लीजिए कि जातीय समीकरण बैठाने में विरोधी दल जो है सक्षम रहा भाजपा से, और भाजपा सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, मोदी जी के ऊपर निर्भर होकर के कि मोदी की गारंटी के नाम पर चाहा कि सारे लोग बैतरनी पार कर जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। वही फील गुड हो गया। नहीं, इसका एक कारण और है कि ये तब होता था, तब सक्सेस मिलता था जब किसी तरह की हवा रहती थी, तब किसी को भी कहीं से टिकट दिला करके जिताया जा सकता था। लेकिन इस बार हवा कोई नहीं था, सामान्य स्थिति में चुनाव हो रहा था, एंटी इनकम्बेंसी का भी असर था और वैसी स्थिति में जो है ये स्लैकनेस जो है ये सर हम लोग को भारी पड़ा है। केंद्र में तो सरकार बन रही है और सर झारखंड में भी इस बार हम लोग घाटा में गए, अभी अपने यहाँ 9 हो गया, हम यहाँ भी कुछ लॉस में गए और दूसरे दल से आए लोगों के चक्कर में गए हैं। ऐसा नहीं है, देखिए हमको लॉस एक ही चीज यहाँ बुझा रहा है, वो आदिवासी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर कमजोरी हो गई। नहीं ये चीज, और दूसरी बात जो हमको लग रहा है अर्जुन मुंडा आप कह रहे हैं ना, ये हम तो बड़ा खुश है, जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 का आंकड़ा नहीं आया, क्योंकि संभलने का अवसर मिला। नहीं, संभलने का अवसर नहीं, अगर 400 का आंकड़ा अगर मिल जाता तानाशाही बढ़ जाता, तब नहीं, मोदी जी जो है और भी किसी एमपी का कुछ नहीं सुनते। आज एमपी के भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है प्रधानमंत्री से या राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उसकी शिकायत भी सुनी जानी चाहिए कि क्षेत्र की क्या समस्या है, उसका निराकरण क्या होना चाहिए। हर चीज सेंट्रलाइज कर दिया गया है, हर निर्णय सेंट्रलाइज्ड है, और जबकि पावर का कंसेप्शन है कि डेलीगेटेड होना चाहिए, वो निचले स्तर से निर्णय होना चाहिए। तो एमपी को भी ये सुविधा मिलेगी, सुविधा होनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री से मिलके, मिनिस्टर से मिल करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को वो बतावे और उसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। सर एक, अब हजारीबाग पर हम आवे उसके पहले एक बात बताएं कि विकास के नाम पर बनारस और अयोध्या से ज्यादा विकास 500 साल में कहीं कोई नहीं किया होगा। तो इसका मतलब है कि देश की जनता को सिर्फ विकास ही नहीं चाहिए, थोड़ा महंगाई, थोड़ा रोजगार, थोड़ा ये LIC से सर थोड़ा सा इनकम टैक्स का बचत और थोड़ा बिजली का राहत, ये भी
छोटा छोटा जो बबल से भी भारत के लोगों को चाहिए। ये सिर्फ राष्ट्र के विकास के चक्कर में जनता की जो छोटी जरूरतें उसको भी देखना होगा। विकास तो सबसे अधिक अयोध्या में और वहाँ महाभारत। अरे सुबोध जी, आप लोग पॉलिटिक्स जो है आप नहीं समझ सके हैं। देखिए बताइए। भारत में शहरीकरण पर जोर है जी, और शहरीकरण आप कहां से भारतीय जनता पार्टी हारी है? गांवों से हारी है। विकास का पैमाना मान लिया गया है शहरीकरण को, और अधिक विकास गांव में हुआ नहीं, विकास गांव का होना चाहिए। यूपी का जो योगी के काल में या मोदी जी के काल में जो विकास हुआ है गांव का भी हुआ है। मैं जो बता रहा हूं, जो विकास हुआ है यूपी का, तो उसका शहरीकरण हो गया है। वो इतना अधिक विकास हुआ है यूपी का कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आज नोएडा जो है उसको आप बेंगलोर, हैदराबाद, ये आप पूना के स्तर पर आप ला कर रख सकते हैं, लेकिन गांव बहुत ज्यादा है। विकास गांव को नेग्लेक्ट रखना, किसान के बारे में सोचना, इसको भी पड़ेगा। सर मोदी जी एक से एक योजना लाए, मगर उस विकास के अलावे फोकट की, मुफ्त की राजनीति भी भारत की जनता को चाहिए। आगे लगता है वो लोग विश्वास करेंगे, ध्यान देंगे बेरोजगारी, महंगाई पर भी। ये चीज आपको ये सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। हाँ, ये फोकट की राजनीति के ऊपर देश के जनता को जिंदा रखना, न केवल देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है, देश के विकास को भी अवरुद्ध करना है, और लोगों को और भी अकर्मण्य नहीं बनाना देना। सर यहाँ लोगों को काम चाहिए, सर महिला लोगों को भीख नहीं चाहिए। सर महिला को 1 लाख, अनाज 5 के किलो 10 किलो की हवा उड़ा के दलित बस्तियों में वोट लूट लिया लोग। तो सर ये आज भी जो विपक्षी दल हैं वो मानते हैं कि जो गरीब है ये भाई उसको बरगलाया जा सकता ये है। चुनाव आयोग को और रोकना पड़ेगा। नहीं, चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को ये देखना कहना पड़ेगा कि दिस इज ए फ्रीबीज। ये फ्रीबीज बहुत राष्ट्रीय स्तर पर रोकना। सरकारी खजाने से फ्रीबीज किया जा रहा है। इससे न केवल लोगों में अकर्मण्यता पैदा हो रही है, उत्पादन भी घट रहा। उत्पादन करवा के किसी को पैसा देना, चलिए सर अब हम और लोग बिना उत्पादन करवाए पैसा देना, ये दोनों में अंतर होता है। बहुत समय हो रहा है सर, हम लोग एक बात और आप पूछें। आपका जो संकल्प था कि हजारीबाग से जसवंत बाबू की विदाई करेंगे, तो सर जैसे महावीर विश्वकर्मा से वो ले गए थे, अब तो आप पूंजी लौटा के जसवंत बाबू से फिर स्थानीय मनीष जायसवाल को आप दे दिए हैं। इस पर सर आपका क्या कहना है? फेयरवेल के लिए हम लोग तय किए थे कि कार्यक्रम करेंगे, तो आज वो फेयरवेल वाला कार्यक्रम यही है। तो सर आप देखिए सुबोध जी, इस पर अपनी राय दीजिए। ये मैं बताता हूँ, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का था मेरे ऊपर कि जसवंत सिन्हा मेरे कार्यकाल में आए, उनको हमने लाया और इन्होंने पार्टी को अपने पॉकेट में रख लिया। इसका दोष लोग मुझे दे रहे थे, जबकि इसका दोष आडवाणी जी को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इनको यहाँ लाया था और हम लोगों के ऊपर बैठा दिया। तो मैंने संघर्ष किया, 2004 में इनको हटा दिया था, जनता इनको हरा दी थी, हम लोग इनको हरा दिए थे, लेकिन पार्टी ने फिर इनको थोप दिया, राज्यसभा भेज दिया, फिर इनको टिकट दे दिया, बेटे को दिया, इनको दिया। तो आप सोच सकते हैं कि आज हमको एक अवसर मिला है कि इस बुढ़ापे में 79 वर्ष के उम्र में वो जो आरोप मेरे ऊपर था हजारीबाग के लोगों का कि जसवंत सिन्हा को हजारीबाग में लाने का उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर था, हजारीबाग पर थोपने का। हाँ, और आज मैंने डिक्लेयर किया था इस व्यक्ति को मैं यहाँ से विदा कर दूंगा, इनको फेयरवेल कर दूंगा। जिस तरह से झंडा चौक पर इनका वेलकम किया था, उसी तरह से जो है कल हम लोगों ने 2004 में वही कृषि उत्पादन बाजार समिति में यूनिवर्सिटी के सामने इनकी विदाई हम लोगों ने कर दी। और 5 विधानसभा से सर, और उनके पर्सनल बूथ से भी। पर्सनल बूथ पर तो उनको 120 वोट आया, भाजपा को 560 वोट आया। डेमो टांड से लेके बरही विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा, हजारीबाग विधानसभा, मांडू विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा, कोई विधानसभा में हम लोग लीड लेते रहे। कभी शुरू से अंत तक हम लोग लीड में रहे। अब उनका ये कहना कि हजारीबाग में भाजपा हमसे थी, तो हमारा कहना कि आप भाजपा से थे, भाजपा का खा रहे थे, और भाजपा में
ये बात याद रखिएगा कि जसवंत बाबू जिसको चाहते भी थे कि जनरल खास करके जो वोट है, पहले तो जाति पाति किए, फिर सोचे कि जनरल के वोट में राजपूत को, कायस्थ को, भूमिहार को, ब्राह्मण को जरा इधर उधर करें। मगर मनीष जायसवाल जी के वोट से यह साबित होता है कि संपूर्ण जनरल समाज, 10% की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, जनरल के तमाम लोग बढ़ चढ़ के 5 विधानसभा में मनीष जायसवाल ही नहीं कमल फूल का साथ दिया और यह साबित किया कि हम किसी के कहने पर नहीं थे, हम कमल के फूल के थे, कमल फूल के हैं और आगे भी रहे। अब ये जमाना आ गया है, 2 महीना में हम बता देंगे कि किसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, किसने नहीं दिया। बूथ से स्टडी कीजिए ना, बूथ से सारा चीज पता चल जाएगा। आप एक और रखिए, वोटर लिस्ट रखिए, बूथ लिस्ट रखिए, और जो आपको वोट मिला है उससे आपको पता चल जो संजय मेहता हैं वो भी बड़ी अच्छी उपस्थिति दर्ज की। अगर 377 आया जेपी पटेल को तो 1.5 लाख उनको भी आया। ये साबित करता है ये AR बाबुल है। AR बाबुल जो है कभी कभी जो है आ जाता है। तो ये इसको आप अस्थायी मत मानिए, फिर भी अस्थायी राजनीति मत मानिए। इसको आपको भारतीय जनता पार्टी को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप के सोचना पड़ेगा कि हम में क्या खामियां आ गई है, हम इसको कैसे दूर करें। हजारीबाग में जितना भी बरगलाने का प्रयास किया जाए, हजारीबाग के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दूध का कटोरा है, इसको कोई व्यक्ति बरगला नहीं सकता है। देखिए सुबह जी, आप इस भ्रम में मत रखिए। इस बार इसको बहुत कुछ डैमेज करने की विरोधियों ने कोशिश की है, मगर हुआ तो नहीं सर। नहीं हुआ कैसे नहीं हुआ? हम डैमेज इन लोगों ने किया है, इसको फिर से हमको लाना है, अपने फोल्ड में लाना है। इसके बारे में बात 2,76,000 का अंतर अपने आप में कम बुझाता है। आपको ये तो मुझे कम लग रहा है। चलिए सर, संगठन को फिर से हम लोग मजबूत करेंगे। अब तो कार्यकर्ताओं को फिर से जमीनी स्तर पर जोड़ने का काम कीजिए। अब सर हम लोग चूंकि गपशप का आज अंतिम कड़ी में हम लोग लगा कि चुनाव के बाद क्या करें। सर मैं बतौर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में मनीष जी की ओर से, हम लोग सब की ओर से, आप अभिभावक की भूमिका में थे और इतने बेहतर अंतर के साथ आपने मनीष या कमल फूल को जिताया और जो बुरी नज़र वालों तेरा मुंह काला आपने करने में हजारीबाग का साथ दिया, इसलिए बहुत हृदय से मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। और हमको लगता है कि एक बार हजारीबाग को पुनः कमल फूल को खिलाकर आपने एक नए सिरे से नई आज़ादी दी है और ख़ास करके संपूर्ण हिंदू समाज को सम्मानित करने का काम किया। इसके लिए मैं सर हृदय से आपको आभार और नमन करता हूं। फिर हम लोग कभी मिलेंगे गपशप पे। मगर ये चुनावी चर्चा का ये दौर आज हम लोग शुरू किए थे सर, फेयरवेल शब्द करके आप आज अंत करने के लिए बोले थे, तो आज हम लोग फेयरवेल माने कि आज से हजारीबाग में एक नई राजनीति शुरू होगी। हर दल के लोग स्वतंत्र रूप से प्रजातांत्रिक राजनीति करेंगे, तो किसी एक घर से अब राजनीति नहीं चलेगी। हजारीबाग में हर राजनीतिक दल को आज स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए कि वो डेमोटान से कैद से छुड़ाकर उनको मैंने हजारीबाग में स्थापित कर दिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी धन्यवाद।